दिल दहला देने वाले ये शुरुआती विजुअल्स बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के द्वारा मचाई गई तबाही के मंजर को बखूबी बयां करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस मॉनसून सीजन में अब तक भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से जुड़े अलग अलग हादसों में 400 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2000 से ज्यादा घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, जबकि तकरीबन 10,000 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। सरकारी अनुमान के अनुसार कुल मिलाके इस मॉनसून सीजन में सरकारी और निजी संपत्ति को लगभग 10,000 करोड़ से भी अधिक का नुकसान हुआ है। वैसे तो मॉनसून हर साल हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात और बाढ़ लाता है, लेकिन इस बार के हालात अन्य सालों की तुलना में काफी ज्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाले हैं। राज्य में हुए भारी नुकसान की वजह से राज्य सरकार ने इस तबाही को राज्य आपदा घोषित कर दिया है और केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए। आखिर क्यों मॉनसून ने इस बार देवभूमि पर इतना ज्यादा कहर बरपाया और वो कौन सी वजह रही जिनकी बदौलत हिमाचल प्रदेश को जान और माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा? क्या ये आपदा मात्र प्राकृतिक थी या इंसानी गतिविधियों ने भी इसे खौफनाक बनाने में योगदान दिया है? इन सभी सवालों के काफी लाजवाब आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। ये बात तो सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जलवायु में खासा बदलाव देखा गया है। पहले के वर्षों की तुलना में गर्मी अधिक बढ़ रही है, जिससे कि पहाड़ों की मौसमी घटनाओं में भी परिवर्तन आया है। हिमालय सहित दुनिया भर के पहाड़ियों में जहां पहले समय में ज्यादातर बर्फबारी हुआ करती थी, वहां पर अब भारी बारिशें हो रही है। मौसम विशेषज्ञों ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने और बाढ़ की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को बताया है। उनके अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से इस बार हिमाचल प्रदेश में मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक साथ सक्रिय रहे। इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ को अगर सिंपल शब्दों में समझे तो ये एक प्रकार का तूफान है जो भूमध्य सागर में पैदा होता है। इस तूफान की वजह से ही भारत के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के महीनों में अचानक बारिशें होती है और यही तूफान देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में प्री मानसून बारिशें भी लाता है। आमतौर पर तो ये तूफान बरसात के आने तक उत्तर भारत में कमजोर पड़ जाता है, लेकिन इस बार जलवायु परिवर्तन के असर की वजह से बरसात के आने के बाद भी ये हिमालय की तलहटी में काफी ज्यादा तीव्रता के साथ सक्रिय रहा और मॉनसून के साथ मिलकर जमकर बारिशें की। हिमाचल प्रदेश में सतलुज, रावी, यमुना और अन्य नदियों की तलहटियों से भारी मात्रा में रेत को निकाला जा रहा है। जहां स्थानीय लोग घरों के निर्माण के लिए इन नदियों के किनारों से रेत, बजरी और बड़े बड़े पत्थर निकाल रहे हैं, वहीं पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स इसी काम के लिए मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार के द्वारा नदियों की तलहटियों से रेत निकालने के लिए मशीनों का इस्तेमाल राज्य में पूरी तरह से बैन किया गया है। इसके बावजूद भी राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों से अच्छे ताल्लुकात रखने वाले बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हमेशा इस नियम की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। रेत खनन नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से तबाह कर देता है। नदियों की तलहटियों में जमा रेत, कंकड़ और बड़े बड़े पत्थर भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति में पानी की गति को धीमा करने का काम करते हैं। इन प्राकृतिक अवरोधों की एब्सेंस में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति में पानी का भाव काफी तेज हो जाता है, जिससे कि ये नदियां निचले इलाकों के लिए भी संकट पैदा करती है। रेत खनन से नदियों में बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं जो बाढ़ की स्थिति में नदियों के रास्तों में परिवर्तन के साथ साथ इनके आकार में भी वृद्धि करते हैं। आकार में वृद्धि और तेज बहाव से ये नदियां किनारों के कटान की प्रक्रिया को शुरू कर देती है। कहीं पर नदियां इंसानी घरों और इनके किनारों पर बने स्ट्रक्चर को अपनी चपेट में ले लेती है, तो कहीं पर बड़ी मात्रा में जमीन को निगल जाती है। इसी तरह की कई सारी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हर साल रेत खनन की वजह से होती रहती है। कैसे बदलता फसल पैटर्न मॉनसून के सीजन में होने वाले नुकसान को साल दर साल बढ़ा रहा है?
हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी में काफी ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। किसान पारंपरिक फसलों की जगह नकदी फसलों के उत्पादन पर काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं, जिसकी वजह से फलों और सब्जियों के उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। दोस्तों, इन फसलों की जल्दी खराब होने की प्रकृति के कारण इन्हें कम समय के अंदर ही मार्केट तक पहुंचाना होता है, जिसके लिए कि हर क्षेत्र में सड़कों का विस्तार होना जरूरी है। इस आवश्यकता के जवाब में बिना जमीनी जांच और भूमि की ढाल का सर्वे किए जल्दबाजी में सड़कों को बनाया जा रहा है। पहाड़ों में अपनी जरूरत के हिसाब से बिना वैज्ञानिक जांच के बनी ये सड़कें हर साल हिमाचल प्रदेश में मानसून के सीजन में तबाही की एक प्रमुख वजह बनती है। इन लिंक सड़कों के निर्माण से निकले मलबे को डंप करने के लिए कोई भी स्थान जांच के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता है। या तो मलबे को नालों या नदियों के किनारों पर डंप कर दिया जाता है या फिर अपनी मर्जी के किसी अन्य स्थान पर। नतीजतन जब भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं होती है तो ये सड़कें आम जन के लिए आफत बनने लगती है। कहीं पर इनसे निकला मलबा नालों और नदियों के तंत्र में शामिल होकर जल स्तर को बढ़ा देता है तो कहीं पर इनके मार्ग को अवरुद्ध कर इंसानी बस्ती की ओर मोड़ देता है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार इन सड़कों से निकले मलबे की अवैज्ञानिक डंपिंग की वजह से कई मुख्य सड़कों को नुकसान हुआ। कहीं पर सड़कें और पुल ही बह गए तो कहीं पर ये भारी मात्रा में स्लाइडिंग की भी वजह बनी। इस छोटे से राज्य में कुल निर्दिष्ट सड़कों की लंबाई लगभग 1753 किलोमीटर है, जबकि लिंक और ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 40,000 किलोमीटर से भी अधिक है। बदलते फसल पैटर्न के कारण राज्य में हुआ ये अंधाधुंध सड़क विस्तार मानसून के सीजन में बड़ी मात्रा में प्रदेश को जान और माल की हानि पहुंचाता है। विकास प्रेरित सड़क विस्तार का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करना है। बाहर से आने वाले वाहनों को जाम रहित बारहमासी और तेज यातायात सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल प्रदेश में मल्टी लेन सड़कों और सुरंगों का निर्माण NHAI के द्वारा किया जा रहा है। 2 लेन सड़कों को 4 लेन में जबकि सिंगल लेन सड़कों को 2 लेन में बदला जा रहा है। इन परियोजनाओं का वित्त पोषण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया जा रहा है। इस मॉडल के अंतर्गत प्रोजेक्ट को कम समय के अंदर पूरा करने पर जोर दिया जाता है और ऐसे में जरूरी भूवैज्ञानिक अध्ययन, पर्वतीय इंजीनियरिंग कौशल और इन प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र को होने वाले परिणामों को नजरअंदाज किया गया है। परंपरागत रूप से सड़कों को बनाते समय पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों की कटाई खड़े फॉर्म में नहीं की जाती है, बल्कि उन्हें सीढ़ी नुमा बनाया जाता है, जिससे कि भूस्खलन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। दुर्भाग्य से मनाली और शिमला दोनों 4 लेन परियोजनाओं में पहाड़ों को लंबवत यानी खड़े फॉर्म में काटा गया है, जिससे कि इस मॉनसून सीजन में इन प्रोजेक्ट्स के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं हुई और जगह जगह पर रोड क्षतिग्रस्त हो गए। अब आलम ये हो गया है कि सामान्य बारिश में भी यहाँ पर भूस्खलन का खतरा बना रहता है। हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यानी जल विद्युत परियोजनाओं के अंधाधुंध निर्माण ने नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इन परियोजनाओं के निर्माण ने नदियों को मात्र सूखी धाराओं में बदल के रख दिया है। हिमाचल प्रदेश में इस समय तकरीबन 130 से अधिक छोटे और बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चालू है, जो लगभग 10,848 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। बिजली पैदा करने के लिए हिमाचल प्रदेश में बांधों के निर्माण के साथ साथ रन ऑफ द रिवर तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रन ऑफ द रिवर तकनीक के तहत नदी के प्रवाह को चैनल या पाइपलाइनों के माध्यम से मोड़ा जाता है। बिजली पैदा करने वाले दूसरे छोर पर बने टरबाइनों तक पानी पहुंचाने के लिए पहाड़ों में सुरंगों का निर्माण करना पड़ता है और इन सुरंगों को बनाते समय जो भी मलबा निकलता है उसे अक्सर नालों या नदियों के किनारों पर डंप कर दिया जाता है। इस बार भारी बारिश, बादल फटने और बांधों के गेट खोलने की वजह से अचानक इन नदियों में क्षमता से अधिक पानी वापस आ गया था, जिसके बाद इन नदियों ने अपने रास्तों पर फेंके गए मलबे को अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। पानी के साथ मलबे के बहने के कारण हिमाचल प्रदेश में नदियों का जल स्तर सामान्य से कई गुना अधिक हो गया और पानी की लहरें कहीं पर तो 6 मीटर से भी ऊंची हो गई थी।
भयंकर रफ्तार वाली इन नदियों ने अपने रास्तों में आने वाली हर एक चीज को बहाना शुरू कर दिया, जिनके विजुअल्स आपने बीते दिनों न्यूज चैनलों और अलग अलग सोशल मीडिया एप्स पर भी देखे होंगे। भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक 22,640 मेगावाट ऊर्जा का दोहन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में 1000 से अधिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चालू हो जाएंगे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के निर्माण में होने वाली ये बेतहाशा वृद्धि निकटतम भविष्य में हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी आपदा को आमंत्रित करने वाली है। हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप के हिसाब से यहाँ पर पेड़ों का होना अति आवश्यक है। इस पहाड़ी राज्य में योजनाबद्ध ढंग से सरकार के द्वारा तो वनों का कटान किया जा रहा है और इसके साथ साथ वनों का अवैध कटान भी जोरों से चल रहा है। बड़े बड़े सड़क प्रोजेक्ट्स और अन्य सरकारी निर्माण कार्यों के लिए योजनाबद्ध ढंग से वनों को काटा जा रहा है। बिलासपुर, सोलन और चंबा जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर सीमेंट प्लांट्स की स्थापना के लिए पहाड़ों और वनों की व्यापक कटाई की जा रही है। वन भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने की स्थिति में प्राकृतिक अवरोध का काम करते हैं और बड़े पैमाने पर मिट्टी का कटाव और भूस्खलन की घटनाओं को रोकते हैं। पेड़ों के कट जाने से इनकी जड़ें सूख जाती है, जिससे कि इनकी मिट्टी पर पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वनों के ना होने से मिट्टी की पानी को सोखने की क्षमता भी कम हो जाती है। भारी बारिश और बादल फटने की स्थिति में पानी तेज भाव से सरफेस पर ही बहने लगता है और भारी मात्रा में मिट्टी के कटाव और भूस्खलन की घटनाओं को अंजाम देता है। कुछ हद तक डिफॉरेस्टेशन ने भी हिमाचल प्रदेश में आई इस त्रासदी को भयंकर रूप देने में योगदान दिया है। इस छोटे से पहाड़ी राज्य में ढांचागत विकास के कार्य काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कई दशकों में पर्यटन का केंद्र रहा ये राज्य विकास के मामले में मैदानी इलाकों की राह पर चलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हिमालय के पहाड़ दुनिया के सबसे नाजुक और युवा पहाड़ हैं। अनियंत्रित और बेतहाशा विकासात्मक गतिविधियों की वजह से इन पहाड़ों के साथ काफी ज्यादा छेड़छाड़ की जा रही है। इन पहाड़ों के संसाधनों का शोषण इनकी वहन क्षमता से कई गुना अधिक हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कहीं पर 4 लेन सड़कें बनाई जा रही है तो कहीं पर सुरंगों का निर्माण हो रहा है। कहीं पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं तो कहीं पर अनियंत्रित निर्माण कार्य जोरों पर है। कई जगहों पर तो निर्माण गतिविधियां नदियों और नालों के रास्तों तक पहुंच गई है। बिना नक्शे के गलत तरीके से घर बन रहे हैं और जमीन की वैज्ञानिक जांच के बिना निर्माण कार्य प्रदेश में काफी तेजी से चल रहा है। इस बार शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली और मंडी जैसी जगहों पर अवैज्ञानिक भवन निर्माण की वजह से कई सारी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा इन सभी विकासात्मक गतिविधियों के परिणाम प्राकृतिक आपदाओं के रूप में भी दिख रहे हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है जब हम पर्यटन पर चलने वाले इस राज्य के लिए विकास का एक ऐसा मॉडल अपनाएं जो यहाँ के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अनुकूल हो। हमें इस बार की तबाही से सबक लेने की जरूरत है कि हम हिमालय के इन खूबसूरत पहाड़ियों के साथ एक सीमा के बाद छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इस बार की मॉनसूनी तबाही में 400 से अधिक लोगों की जानें गई है और इस पहाड़ी राज्य में असंतुलित विकास अगर इसी गति से चलता रहा तो आने वाले समय में ये आंकड़ा 4000 भी हो सकता है और इससे अधिक भी। यहाँ पर आप लोगों के लिए भी एक सवाल है कि आने वाले समय में इस बार जैसी तबाही से बचने के लिए सरकार, नीति निर्माताओं और यहाँ के लोगों के द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस सवाल के बारे में आपकी जो भी राय हो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।